आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। और जैसा कि हम लोग हमेशा से तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बिजनेस प्रोस्पेक्ट देखते हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल्स देखते हैं और उसके बाद में टेक्निकल्स देखते हैं। तो आज भी हम सेम ही करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार बिजनेस देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, अपनी सोच समझ के हिसाब से लेंगे। मेरे कहने से डिसीजन नहीं लेंगे। मेरे कहने से तो यहाँ पर आप सीखेंगे। जैसा से मैं हमेशा से कहता हूँ, नोट्स बनाना शुरू करो, चीज़ों को अच्छे से सीखना शुरू करो। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो एक बार बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेस हम काफ़ी लोगों को पता होगा और ये बेसिकली थ्री बिजनेसेस में है। सबसे पहले तो ये कसिनो है बेसिकली, और ये लोग गेम खिलाते हैं। और गेम खिलाने के लिए जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको जाकर देखोगे तो बेसिकली इनके शिप्स हैं, काफ़ी शिप्स हैं। और अगर फोटो गैलरीज में जाकर देखोगे तो इस तरह का ये माहौल रहता है, जो ये सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनके होटल्स भी हैं, इनके शिप्स हैं, अच्छे साइज़ के शिप्स हैं, गोवा में हैं, दमन में हैं और बाकी लोकेशंस में भी हैं। तो अलग अलग हैं। डेल्टिन रॉयल जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, डेल्टिन जैक लिखा हुआ है, डेल्टिन करावेला लिखा हुआ है एंड डेल्टिन स्वीट्स हैं। और यहाँ पर ये सिक्किम में भी पहुँच गए हैं इस तरीके से। तो अलग अलग यहाँ पर इंडिया एक 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो जितने भी खर्चे हैं, और ख़ासतौर से लग्जरी सेगमेंट में आता है तो वो खर्चे बढ़ रहे हैं। लग्जरी सेगमेंट की सबसे अच्छी बात पता है अब क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जब लग्जरी सेगमेंट में पोटेंशियल नज़र आता है ना, तो वहाँ पर खर्च करने वाला बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है और वहाँ पर मार्जिन भी ज़्यादा होता है। वहाँ पर अपनी मर्जी से अच्छी सर्विसेज कर ज्यादा पैसे चार्ज किए जा सकते हैं। बिकॉज जो ये सेगमेंट है जिनको ये कैटर करते हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, उनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए होती है, वहां पैसों की कमी नहीं होती। तो बिजनेस काफी ग्रोइंग है। इसमें ये शिप्स के ऊपर कसिनो भी है, उसके बाद में इनके अलग अलग होटल्स भी हैं और होटल्स के साथ में इनके गेम्स भी हैं। गेम्स में ऑनलाइन गेम्स भी हैं। और ऑनलाइन गेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सारे गेम्स इस तरह से ये लोग खिलाते हैं। और गेमिंग बिजनेस में यहाँ पर इनकी 3 ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं। वन इज adda52.com, दूसरा है adda52rummy.com एंड थर्ड वन है leagueadda.com। तो ये ऑनलाइन गेमिंग में भी हैं। और ऑनलाइन गेमिंग में इनके जो पीछे कुछ लॉकडाउन हुआ है तो उसके चलते हुए यहाँ पर उनकी रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा यहाँ से एक स्कोप नज़र आ सकता है, क्योंकि चीज़ें कैसे भी चलेंगी लेकिन चलेंगी तो अच्छे से चलेंगी। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वो यही कहता हूँ कि बुक्स में, फाइनेंशियल्स में जब तक चीज़ें उभरती हुई नज़र ना आए तब तक हमें सही नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर डेल्टा कॉर्प की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है, उसका सिंपल सा रीजन है कि जब 2 क्वार्टर 100% बिल्कुल लॉकडाउन में गए हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू कैसे आती है, और अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा उन 2 क्वार्टर्स में, तो वहाँ पर ये दिक्कत आएगी ही आएगी। और बट डेट इक्विटी रेशियो इज स्टिल 0, यानी कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, यहाँ पर मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। और जो लास्ट ईयर इन्होंने 42 करोड़ का जो लोन लिया था इन्होंने वो भी पे कर दिया, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इस कंपनी को ग्रो करना आता है। दे हैव बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। और यहाँ पर मार्च का हमें रीजन पता है। मार्च का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जो ये 2 क्वार्टर्स गए हैं, बेसिकली 3 क्वार्टर्स गए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मार्च क्वार्टर में इनिशियल स्टेज में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी अभी, लेकिन फिर से क्योंकि कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस थोड़े से बढ़े थे, तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं हम कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेवेन्यू देखोगे ना तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है लास्ट 12 क्वार्टर्स में। और जब हाईएस्ट एवर आती है तो हाईएस्ट एवर काफ़ी फैसिनेट करती है मुझे, क्योंकि वहाँ पर दम नज़र आता है कि चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं, वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हो गया
है इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मेंटेन्ड है, अदर इनकम इन लाइन है जैसे बाकी होती थी, इंटरेस्ट है ही नहीं 1 करोड़ का है, सिर्फ डेप्रिसिएशन सेम है, और यहां पर टैक्स का जो रेट है वो 25% जो एप्लीकेबल होना चाहिए था वो एप्लीकेबल है। सो एवरीथिंग इज फाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप टू 58 करोड़ नाउ। एक क्वार्टर में 58 करोड़ जो यहां पर हाईएस्ट आता था उस लीग में वापस से पहुंच चुके हैं, और जब वापस से हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब चीजें वापस से ठीक होनी शुरू हो गई हैं। और अभी जहां तक हाल फिलहाल में कोरोना के केसेस की बात है, वैक्सीन सबको लगती जा रही है, और 2 महीने की बात है, 2 मंथ्स बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि इस तरह का फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारी थी, क्योंकि जब वैक्सीनेशन हो जाएंगी नेचर भी अपने आप को कहीं ना कहीं हील करती है। क्योंकि जब लास्ट ईयर कोरोना आया था और बीच में केसेस कम होने लगे थे, सब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए थे, सारी चीजें वापस से ओपन हो गई थी। अभी दोबारा से कोरोना है, लेकिन इस बार वैक्सीन के साथ में है, तो वापस से हो सकता है आने वाले टाइम में किसी तरह का फियर ना रहे, और जब फियर नहीं रहेगा तो वापस से चीजें चलेंगी। और जितना कम अभी तक लोगों ने एंजॉय किया है, अंदर से भरे बैठे हैं लोग, एकदम से सारी चीजें फुल नजर आएंगी, और जितने नुकसान हुए हैं वो सारे के सारे पूरे होते हुए नजर आएंगे। वापस से लाइफ टाइम हाई, पूरे साल का नेट प्रॉफिट भी नजर आएगा। अभी तो पूरे साल का नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहां पर खर्चे तो सेम थे सितंबर में एंड जून में, लेकिन वहां पर रेवेन्यू कम थी। और यहां पर मार्च क्वार्टर में भी हमें पता है कि जो लास्ट के 15 डेज थे वहां पर रेवेन्यू नहीं आई, लेकिन अभी तो यहां पर इन्होंने पूरा पूरा बता दिया दैट वी आर कमिंग बैक विद कंप्लीट स्ट्रेंथ। तो यहां पर वो दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद में अगर हम नीचे एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफकोर्स जब नेट प्रॉफिट कम है तो कैश फ्लो भी कम है, अदरवाइज ये एक प्योर कैश बिजनेस है, जितना नेट प्रॉफिट आता है उतना यहां भी नजर आता है। उसके बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज मेंटेन। जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को यहां पर मेंटेन करके रखा है सभी ने, तो ये पार्ट में कोई चेंज नहीं है एज सच। अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज में यहां पर एज सच कोई चेंज नहीं है, डीआईआईज में यहां पर कोई चेंज नहीं है हाल फिलहाल में। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में राकेश झुनझुनवाला जी के पास यहां पर अच्छी खासी होल्डिंग है। तो 4.31% एंड 3.19% यानी कि 8.5% के आसपास, सॉरी 7.5% के आसपास इनके पास होल्डिंग है। राकेश झुनझुनवाला जी यहां पर लगातार अपनी होल्डिंग एज इट इज बनाए हुए हैं। इवन इन्होंने यहां पर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है 4.24% से करंट क्वार्टर्स में, फिर लगातार बढ़ाते गए 4.21, 4.28 एंड 4.31। सेम इन्होंने नीचे यहां पर इंक्रीज की है कि 3.14, 3.16 एंड 3.18 एंड 3.19 एवरी क्वार्टर। यहां पर थोड़ा थोड़ा सा जितना भी बन पड़ता है उतनी यहां पर इसको इंक्रीज किया है रेवेन्यू को। और यहां पर मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने भी फिलहाल में यहां पर कुछ परचेज किया। एनीवेज उन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जब बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है डेट इक्विटी रेशियो 0 होना, क्योंकि जब किसी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता तो सारी चीजें हमेशा से अच्छी ही होती हैं, बिजनेस संभल जाता है। अब यहां पर एक बात करते हैं, जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आने शुरू हो चुके हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वापस से आ चुके हैं अच्छे, और करंट प्राइस के कंपैरिजन में अगर हाईएस्ट एवर का प्राइस देखा जाए तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा यहां पर ग्रोथ नजर आता है। और वो ग्रोथ कितना है करंट प्राइस से, अगर इस चीज को सिंपल सा कंसीडर किया जाए कि वहां तक पहुंचेंगे तो 166% का यहां पर ग्रोथ नजर आता है। एक और मैं आपको साथ में ग्रोथ बताता हूं कि अगर इसको हम वीकली चार्ट पर देखें तो यहां पर कितनी ग्रोथ नजर आती है पास्ट में। तो एक चीज यहां से हम देख सकते हैं कि जब 2009 से लेकर और यहां तक की ग्रोथ टोटल जो इसका लाइफ टाइम हाई गया था, अगर इसको देखें तो 17 टाइम्स यहां से ये प्राइस हो गया था, क्योंकि यहां पर जो प्राइस था वो बड़ा छोटा सा प्राइस था। हम इसको एक बार देख सकते हैं, 22 के लेवल पर था जनवरी 2009 में, 21 के लेवल पर था, और उसके बाद में ये गया था 400 के लेवल तक, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स। तो इस तरह के बिजनेस जब लगातार ग्रो करते रहते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन देयर ओन सेगमेंट। और इंडिया में जैसे जैसे रिचनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस तरह के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लोग फ्लेक्सिबल होंगे, कोरोना खत्म होगा, सारी चीजें वापस से आएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम हाई नहीं बनाएगा, उससे भी ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि चीजें इसी तरीके से चलती हैं। और अगर सिर्फ लाइफ टाइम हाई भी जाए और 166% का यहां पर गेन नजर आता है, अगर 2 इयर्स भी लगे वहां तक जाने में तो भी 166%, यानी कि अगर हमने 15 लाख लगाए तो 40 लाख हो गए, 1.5 लाख लगाए तो हमारे यहां पर 4 लाख हो गए, और अगर 15,000 लगाए तो यहां पर 40,000 हो गए। इट्स ए ग्रेट गेन, 166%, कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर प्री पैंडेमिक लेवल जो यहां पर ये बनता है 223, जो इमीडिएटली कभी भी आ सकता है, अगर उसको हम देखें तो वो भी इमीडिएटली यहां से 50% का गेन है, 49.20%। ये
शॉर्ट टर्म यहाँ पर गेन नजर आता है और ये थोड़ा सा होल्डिंग इसके लिए करनी पड़ सकती है वो नजर आता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है ये हिसाब किताब। यहाँ आने के बाद में हो सकता है ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाए, वहां से मूव करके जाए, और अगर ये कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ से बनाता है, वैसे ये काफी लंबी बात हो जाती है, आगे तक की बात हो जाती है, लेकिन चीजें चलती ऐसे हैं। अगर आप बहुत सारे पुराने चार्ट्स पर जाकर प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह से चीजें बनती हैं और इसी तरह से चलती हैं। तो अगर ये बनता है तो हमारे लाइफ टाइम हाई तक का ही सीधा सीधा टारगेट होता है उसके बाद में। तो यहां पर चीजें हम 400 के लिए इसको रख सकते हैं। आई एम ए बायर इन दिस शेयर, मैं पहले बता देता हूं, मैंने कुछ शेयर्स बाय भी किए हैं और जैसे मेरे पास कुछ और अगर रेवेन्यू आएगी या फिर मैं कुछ और चीज सेल करूंगा तो मैं कम से कम 5% इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाऊंगा। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर अगेन। और वैसे आपको मैं यहां पर सिखाने के लिए हूं, बाकी चीजों के लिए नहीं हूं। आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करने की जरूरत है और लाइक भी करना, दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि इन सब चीजों को करने से मजा और आता है, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। क्योंकि हम वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है यार, मैंने तो सारी चीजें डिटेल में बताई थी। तो वो एक पॉइंट है। तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।